24 दिसंबर 1999। नई सदी शुरू होने में बस 6 दिन बचे हैं। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। कैप्टन देवी शरण पैसेंजर्स का वेलकम नोट के साथ स्वागत कर रहे हैं। क्रू मेंबर्स के साथ इस फ्लाइट में आज 180 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। कोई छुट्टियां मनाकर घर जा रहा है तो कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करने। आमतौर पर नेपाल से दिल्ली का ये सफर 2 घंटे का है, पर अब कुछ ऐसा होने वाला है जो इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 2 घंटे का ये सफर 7 दिन के डरावने मंजर में बदलने से कुछ ही मिनटें बची हैं और आने वाले 7 दिन हिंदुस्तान को ऐसी चोट देकर जाएंगे जिसकी वजह से पूरे देश में लाखों लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं और ये पैसेंजर्स गवाह बनने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्लेन हाईजैक का, IC-814 हाईजैक। 24 दिसंबर 1999 शाम के 4 बजे IC-814 काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और शाम के करीब 4:30 बजे जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुई, इनमें से एक बंदा उठा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर चिल्लाया, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, सब अपनी सीट्स पर बैठे रहेंगे। एक पल को तो कोई समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है, पर कुछ ही पलों में सबको क्लियर हो गया कि वो सब कितनी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। 5 हाईजैकर्स ने मास्क पहना था और पैसेंजर्स पर चिल्लाए जा रहे थे। इन्हीं हाईजैकर्स में से एक इब्राहिम अतहर कॉकपिट की तरफ बढ़ा। 5 हाईजैकर्स एक दूसरे को नकली नाम से बुलाते हैं ताकि आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। जैसे सनी अहमद काजी था बर्गर, इब्राहिम अतहर था चीफ, जहूर मिस्त्री था भोला, सईद अख्तर डॉक्टर और शाकिर था शंकर। कॉकपिट में एंटर होते ही इब्राहिम ने कैप्टन देवी शरण की कनपटी पर गन पॉइंट करके उनको धमकाया, प्लेन को जल्दी से वेस्ट की तरफ ले चलो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। एक पल को कैप्टन देवी शरण की सांसें मानो थम सी गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो हाईजैकर फिर से चिल्लाया, सुना नहीं मैंने क्या कहा, प्लेन को पश्चिम की तरफ ले चलो, नहीं तो इस प्लेन को बम से उड़ा देंगे। इन हाईजैकर्स की कुछ डिमांड्स थीं, जिनमें 36 टेररिस्ट जो कि इंडिया की अलग अलग जेलों में बंद थे उन्हें रिहा करवाना, जिनमें से एक था मौलाना मसूद अजहर जो तिहाड़ जेल में बंद था, जिसने आगे जाकर जैश ए मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और डॉक्टर यानी इब्राहिम अतहर इसी का छोटा भाई था। प्रिजनर्स के साथ इन लोगों ने $200 मिलियन कैश डिमांड किया। कोइंसिडेंस की बात है कि इस प्लेन में एक ऐसा शख्स ट्रैवल कर रहा है जो अगर चाहे तो $200 मिलियन अकेले ही इन हाईजैकर्स को सेकंड्स में दे सकता है, और ये शख्स है रॉबर्ट ग्योरी, जो एक स्विस सिटीजन है और एक ऐसी कंपनी का मालिक है जो उस वक्त दुनिया की 90% करेंसी प्रिंटिंग का काम करती है, मतलब नोट छापती है। वो अपनी लाइफ में पहली बार नॉर्मल फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि आम लोग या नॉर्मल फ्लाइट कैसे काम करती हैं। उधर प्लेन में पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टियां बांध दी गई हैं ताकि कोई चालाकी न कर सके। सारे पैसेंजर्स को बिजनेस क्लास से निकालकर पीछे शिफ्ट कर दिया गया। कॉकपिट और पैसेंजर्स के बीच एक बफर जोन बना दिया गया है। जब कॉकपिट में लगातार इब्राहिम कैप्टन देवी शरण को धमका रहा था, तभी कैप्टन ने बड़ी ही चालाकी से प्लेन में मौजूद इमरजेंसी बटन प्रेस कर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को इमरजेंसी सिग्नल दिया। इस टाइम तक इंडियन अथॉरिटीज जान चुकी थी कि IC-814 हाईजैक हो गया है, पर यहाँ से आप इंडियन अथॉरिटीज की नाकामी नोटिस करना शुरू करोगे कि कैसे ये हाईजैक, जिसे शायद कंट्रोल किया जा सकता था, देश पर एक जख्म बनकर रह गया। इंडियन ATC ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, पर ना तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को और ना ही रॉ को कॉन्टेक्ट किया गया, जो पहले भी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस कर चुकी थी। और तो और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इसकी इंफॉर्मेशन करीब 1 घंटे बाद दी गई, पर दिक्कत तो अभी शुरू हुई थी। फ्लाइट में इतना फ्यूल तो था कि नेपाल से दिल्ली आ सके, पर नेपाल से लाहौर जाने लायक नहीं। कैप्टन शरण हाईजैकर्स को समझाते रहे कि फ्यूल नहीं है, हम मारे जाएंगे, पर हाईजैकर्स अपनी जिद पर अड़े रहे और लाहौर में प्लेन लैंड कराने का ऑर्डर दिया। कैप्टन शरण ने लाहौर ATC से लैंड करने की परमिशन मांगी, पर पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक हाईजैक प्लेन वहां लैंड करे, जिस वजह से परमिशन को डिनाई कर दिया गया। और करीब शाम के 6 बजे ATC ने IC-814 से दोबारा कॉन्टैक्ट बनाया। कैप्टन देवी शरण ने इंडियन ATC को बताया कि फ्यूल नहीं है, हम ज्यादा टाइम उड़ नहीं पाएंगे, लाहौर अथॉरिटीज से जल्द संपर्क करो, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लाहौर ने प्लेन लैंड कराने से साफ इनकार कर दिया। अब तक हाईजैकर्स भी समझ गए थे कि अब प्लेन को लैंड कराना मजबूरी है,
पर वो इंडिया में प्लेन लैंड नहीं कराना चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट को अपनी लैंडिंग साइट चुना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडिया के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था इस हाईजैकिंग को फेल करने का। प्लेन इंडिया में ही लैंड होने वाला था, इसके टायर पंक्चर किए जा सकते थे, कमांडो ऑपरेशन चलाया जा सकता था, और जो हुआ वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। शाम 6:44 ये वक्त था जब IC-814 ने अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, पर अथॉरिटीज में कम्युनिकेशन फेलियर इतना बड़ा था कि अमृतसर के DGP सरबजीत सिंह को ये न्यूज़ किसी अथॉरिटी से नहीं बल्कि टीवी न्यूज़ चैनल से मिली। वक्त निकल रहा था और सरकार, ATC, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सब मिलकर भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि NSG कमांडोज फ्यूल टैंक में छिपकर जाएंगे और टायर पंक्चर करेंगे, जिससे फ्लाइट टेक ऑफ न कर सके, और फिर शुरू होगा एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन। पर दिल्ली से NSG ग्रुप को अमृतसर लाने में वक्त लगने वाला था, पर यहाँ पर हाईजैकर्स को एक एक मिनट भारी हो रहा है, और फिर उन्होंने मौत का खूनी खेल शुरू कर दिया। उन्होंने प्लेन पर मौजूद एक जर्मन सिटीजन सतनाम सिंह पर चाकू से कई बार वार किए और पूरी तरह से उन्हें जख्मी कर दिया। बाहर लोकल अथॉरिटीज को ये ऑर्डर दिया गया है कि जब तक NSG पहुंच रही है तब तक आप रिफ्यूलिंग को किसी भी तरह से डीले करो। उधर कैप्टन शरण ATC से बार बार कह रहे हैं कि ये लोगों को मारने लगे हैं, जल्दी से जल्दी रिफ्यूलिंग की जाए। अब लोकल अथॉरिटीज ने एक प्लान बनाया है। वो एक टैंक को प्लेन की तरफ रवाना करने वाले हैं, जो प्लेन के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा, जिससे प्लेन टेक ऑफ न कर सके। ड्राइवर टैंक को प्लेन की तरफ लेकर चल पड़ा है, पर टैंक की स्पीड ज्यादा है, तो अथॉरिटीज ने स्पीड स्लो डाउन करने के लिए सिग्नल दिया है, पर कम्युनिकेशन मिसमैच की वजह से ड्राइवर समझ नहीं पाया और टैंक को रोक के बीच रनवे पर खड़ा हो गया है। हाईजैकर्स कॉकपिट से ये सब देख रहे हैं और ये सब काफी था उनका सब्र तोड़ने के लिए। अब तक उन्हें यकीन हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन प्लान कर रही है। डॉक्टर कैप्टन को टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है। कैप्टन बार बार फ्यूल का बहाना बनाकर मना करते हैं। इस पर जहूर मिस्त्री उर्फ शंकर अंदर जाता है और एक पैसेंजर रुपिन कतियाल को उठाकर बफर जोन में लाता है। जहूर मिस्त्री चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर उसे जख्मी कर देता है। फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया को हाईजैकर्स रुपिन कटियाल की हालत दिखाकर धमकाता है कि तुम सबका भी यही हाल होने वाला है अगर टेक ऑफ नहीं किया। और अंत में 7:49 पर IC-814 बिना रिफ्यूलिंग के ही अमृतसर से लाहौर की तरफ टेक ऑफ कर गई। बिल्कुल उसी वक्त जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, NSG कमांडोज की टीम एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी है और इंडिया ने गोल्डन चांस मिस कर दिया। IC-814 लाहौर की तरफ चल पड़ी है। कुछ ही मिनटों का ईंधन बचा है, पर पता नहीं किस पल खत्म हो जाए, और अभी तक लाहौर ATC से लैंडिंग परमिशंस भी नहीं मिली हैं। प्लेन लाहौर एयरपोर्ट के पास आ चुका है। हर तरह से रिक्वेस्ट करने पर भी पाकिस्तानी ATC से परमिशन नहीं मिली, पर कैप्टन शरण के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान भी ये बात जानता है, पर पाकिस्तान ने रनवे लाइट्स को बंद कर दिया ताकि प्लेन में बैठे कैप्टन को रनवे दिखाई ही न दे। अब प्लेन को उतारें कैसे? रनवे दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है। पर कुछ टाइम बाद कैप्टन शरण की सांस में सांस आई। उन्हें लैंडिंग के लिए रनवे दिखाई दिया, पर जैसे जैसे वो जमीन के करीब आए उन्हें अंदाजा हो गया जहां वो रनवे लाइट समझकर लैंड करने वाले हैं वो एक हाईवे है, और इस वक्त सबने सोच लिया था कि अब वो मरने वाले हैं। पर एंड वक्त पर किसी तरह से क्रैश लैंडिंग होते होते बची। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ये सब देख रहे थे, और इस डर से कि कहीं प्लेन किसी पॉपुलेटेड एरिया में क्रैश ना हो जाए, एयरपोर्ट्स की रनवे लाइट्स को फिर से ऑन कर दिया गया और फाइनली लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराया गया। हाईजैकर्स जल्द से जल्द रिफ्यूलिंग करके यहाँ से जाना चाहते थे और पाकिस्तान भी यही चाहता था। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान अथॉरिटीज से बात की और उस समय के पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर G पार्थसारथी को ऑर्डर मिले कि वो लाहौर एयरपोर्ट जाएं और हाईजैकर्स से नेगोशिएट करें, पर हाईजैकर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर घायल सतनाम सिंह और रुपिन कतियाल को इलाज की सख्त जरूरत थी, पर हाईजैकर्स ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। पैसेंजर्स को बंदी बने 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से कई BP और शुगर के पेशेंट्स हैं जिन्हें पैनिक अटैक शुरू हो गए हैं, पर अभी रिलीफ की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उधर इंडियन हाई कमिश्नर को एयरपोर्ट तक लाने वाला हेलीकॉप्टर देर से उनके पास पहुंचा। बताया जाता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि लाहौर में किसी भी तरह की नेगोशिएशंस हों, वो बस इस प्लेन को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहता है। जिस वक्त तक इंडियन नेगोशिएटर पहुंच पाते, IC-814 ने रिफ्यूलिंग के बाद एक बार फिर से उड़ान भरी। इस बार इसकी डेस्टिनेशन थी दुबई।
असल में हाईजैकर्स इस प्लेन को ओमान लैंड कराना चाहते थे, पर ओमान सरकार ने परमिशन नहीं दी। फिर दुबई ने अपने मिलिट्री बेस पर प्लेन को लैंड कराया। वक्त रात के 3 बजे। दुबई में इंडिया और हाईजैकर्स में कुछ नेगोशिएशन शुरू हुई और बड़ी मेहनत के बाद हाईजैकर्स 26 पैसेंजर्स को रिलीज करने पर राजी हुए। पर अनफॉर्चुनेटली इन 26 पैसेंजर्स, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, उन्हीं में से एक थे रुपिन कतियाल, जिनकी ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। पर अभी तक इस बात की खबर प्लेन में बैठी उनकी वाइफ को नहीं थी। और सुबह के ठीक 8 बजे फिर से फ्लाइट IC-184 टेक ऑफ करती है और पहुंचती है कांधार, अफगानिस्तान में, जो उस वक्त तालिबान के कब्जे में था। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को ये भनक तक नहीं थी कि वो कहां आ गए हैं। अब तक चीजें इंडियन गवर्नमेंट के हाथों से निकलती जा रही हैं। तालिबान के लड़ाकों ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया है। तालिबान ने इसके पीछे तर्क दिया है कि ये सब पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, पर सच तो ये है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कभी इंडियन फोर्सेस कोई मिलिट्री ऑपरेशन न चला दें। तालिबान नेगोशिएट करना चाहता था इंडिया और हाईजैकर्स के बीच, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कल तक जो भारत तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, उसे रिकॉग्नाइज करना भारत की मजबूरी थी। इस्लामाबाद से इंडियन हाई कमिश्नर को कांधार भेजा गया। टाइम निकल रहा था, सिर्फ बातचीत हो रही थी, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अजीत डोभाल और विवेक काटजू ने नेगोशिएशंस कर हाईजैकर्स की डिमांड्स को कम कराया, पर उनकी फाइनल डिमांड थी कि 3 लोगों को छोड़ दिया जाए, जिनमें पहला नाम था मौलाना मसूद अजहर, दूसरा मुश्ताक अहमद जरगार और तीसरा अहमद उमर शेख। तारीख 29 दिसंबर 1999। अब तक हाईजैक को 5 दिन गुजर चुके हैं। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स की हालत खराब हो रही है। इन लोगों ने पिछले 5 दिनों से ना के बरोबर खाना खाया है। इनमें से कई बुरी तरह से बीमार हैं, कई लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और प्लेन के टॉयलेट्स भी फुल हो गए हैं। इधर इंडिया में पैसेंजर्स के घर वालों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। इनका कहना है कि किसी को भी छोड़ना पड़े छोड़ो, पर उनकी फैमिली मेंबर्स को सही सलामत वापस लाया जाए। 30 दिसंबर आते आते हाईजैकर्स का सब्र भी जवाब देने लगा है और इस बार उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट पहुंचाया है कि अगर कुछ घंटों में उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। फाइनली 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार इन टेररिस्ट को रिहा कर रही है और एक प्लेन के जरिए, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और कुछ बड़े ऑफिशियल्स और कमांडो शामिल थे, इन तीनों को लेकर कांधार लैंड किया गया, जहां से इन तीनों आतंकवादियों के बदले सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सेफली एक प्लेन में बैठाकर 1 जनवरी 2000 यानी नए साल के दिन वापस अपने देश भारत लाया गया। हमारे लोग तो वापस आ गए, पर इसकी कीमत पूरे देश को हजारों जानें देकर चुकानी पड़ी और चुकानी पड़ रही हैं। उस वक्त भी अगर तालिबान चाहता तो इन प्रिजनर्स को अरेस्ट किया जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं और हाईजैकर्स के साथ इन तीनों को पाकिस्तान बॉर्डर तक तालिबान ही छोड़कर आया। अजीत डोभाल बताते हैं कि इस पूरे हाईजैकिंग में पाकिस्तानी ISI का एक मेजर रोल रहा है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर। रिलीज हुए तीनों टेररिस्ट में सबसे पहले अहमद उमर शेख, जिसका नाम 2002 में एक बार फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल के मर्डर में सामने आया। दूसरा मुश्ताक अहमद जरगार, जो मेनली कश्मीर में मिलिटेंसी एक्टिविटीज को प्रमोट करता रहा और आज भी पाकिस्तान में शरेआम घूमता है। तीसरा और इनमें सबसे खतरनाक मौलाना मसूद अजहर, जिसने छूटने के बाद साल 2000 में जैश ए मोहम्मद नाम के एक आतंकी संगठन को बनाया, जिसने 2001 में पार्लियामेंट पर हमला कराया, 2008 में मुंबई टेरर अटैक करवाए, 2016 में पुरी अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक करवाए, जिसमें सैकड़ों हजारों बेकसूर मारे गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चूक कहां पर हुई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।